हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th इंग्लिश का फर्स्ट फ्लाइट बुक से चैप्टर नंबर 4 फ्रॉम द डायरी ऑफ एन फ्रैंक। ठीक है, और इसके राइटर भी है एन फ्रैंक। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बिफोर यू रीड, तो इस इंट्रोडक्शन में काफ़ी काम का बात बताया गया है, जिसमें से आपको बहुत सारा चीज़ याद करके भी रखना है। तो स्टार्ट करते हैं। एनालिस मैरी एन फ्रैंक, जिनका बर्थ हुआ था 12 जून 1929 में और जिनका डेथ हुआ फरवरी या फिर मार्च 1945 में, वॉज अ जर्मन बॉर्न जूइश गर्ल। ठीक है, अब यहाँ से देखिए आपको क्या क्या चीज़ समझना है। सबसे पहले तो आप क्या कीजिए, इस डेट ऑफ बर्थ को याद कर लीजिए। ये बहुत बार रिपीट होने वाला है, याद कर लेंगे तो काफ़ी इजीली समझ में आएगा। 12 जून 1929। ठीक है, इनका डेथ हुआ 1945 में। तो आप क्या बता सकते हैं कि इनका उम्र क्या रहा होगा जब ये मरी होंगी? तो लगभग वो 15 साल की थी जब उनका डेथ हो गया। ठीक है, वॉज अ जर्मन बॉर्न जीविश गर्ल, जर्मनी में इनका जन्म हुआ था और ये एक जीविश गर्ल थी। जीविश का मतलब होता है यहूदी, मतलब ये लोग जुडाइज़म रिलीजन को फॉलो करते हैं। ठीक है, तो ये एक जूइश गर्ल थी। हु रोट वाइल इन हाइडिंग विथ हर फैमिली एंड हर 4 फ्रेंड्स इन एम्स्टरडैम ड्यूरिंग द जर्मन ऑक्यूपेशन ऑफ द नीदरलैंड्स इन वर्ल्ड वॉर 2। अब यहाँ पे बहुत सारा बात बताया गया है। सबसे पहले वर्ल्ड वॉर 2 जो कि हुआ था 1939 से लेकर 1945 के बीच में। तो उस समय में जर्मनी में नाजी पार्टी पावर में आ चुकी थी। ठीक है, और ये नाजी पार्टी का जो व्यू पॉइंट था वो अगेंस्ट द जूइश पीपल था। ठीक है, ये लोग जूइश पीपल को हेट करते थे। तो उस समय जो राइटर है हमारी एन फ्रैंक और उनकी फैमिली, चूँकि ये लोग जूइश पीपल थे, ये लोग क्या किए कि जर्मनी छोड़ के कहाँ आ गए, नीदरलैंड्स आ गए, ताकि नाजी से बच पाए यहाँ पे। ठीक है, अब बाद में क्या हुआ कि जर्मनी लोग अपना कब्जा बाकी यूरोपियन कंट्री में भी करना स्टार्ट कर दिए। तो वो लोग नीदरलैंड पर भी अपना कब्जा करने के लिए आ गए। तो ये लोग को क्या हुआ, अब ये लोग को हाइड करना पड़ गया। ठीक है, छिपना पड़ गया, क्योंकि अब यहाँ पे भी नहीं बचेंगे। तो ये लोग कौन कौन छिप गए? विथ हर फैमिली एंड 4 फ्रेंड्स। तो राइटर अपने पूरे परिवार के साथ, अभी देखेंगे कि उनके फैमिली में कौन कौन थे, और इनके 4 दोस्त, ये सब लोग कहाँ चले गए? हाइडिंग में चले गए। और कौन सी जगह में छिपे हुए थे ये लोग? एम्स्टरडैम में। एम्स्टरडैम नीदरलैंड्स का कैपिटल है। इतना समझे? चलिए आगे देखते हैं, थोड़ा और क्लियर होगा। Her family had moved to Amsterdam after the Nazis gained power in Germany but were trapped when the Nazi occupation extended into the Netherlands। वो यहाँ पे लिखा गया है कि इनका जो फैमिली था वो एम्स्टरडैम कब गया था? जब नाजीज पावर में आ चुके थे जर्मनी में। समझ में आई ये बात? बट वर ट्रैप्ड व्हेन नाजी ऑक्यूपेशन एक्सटेंडेड इनटू द नीदरलैंड्स। तब नाजी लोगों ने नीदरलैंड्स पे भी अपना कब्जा करना स्टार्ट कर दिया, तब ये लोग फंस के रह गए। ठीक है, इसीलिए इन्हें एम्स्टरडैम में छिपना पड़ा। समझ रहे बात को? एज परसिक्यूशंस अगेंस्ट द जीविश पॉपुलेशन इंक्रीज्ड, द फैमिली वेंट इनटू हाइडिंग इन जुलाई 1942। तो परसिक्यूशंस का मतलब होता है अत्याचार। तो जैसे जैसे जीविश पॉपुलेशन के ऊपर अत्याचार बढ़ता चला गया, एन फ्रैंक का जो फैमिली है उस फैमिली को हाइडिंग में जाना पड़ गया। और ये लोग हाइडिंग में कब गए थे? इन जुलाई 1942। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। और कहाँ पे ये लोग छिपे थे? इन हिडन रूम्स ऑफ और फादर ऑटो फ्रैंक्स ऑफिस बिल्डिंग। एन फ्रैंक के पिताजी का नाम था ऑटो फ्रैंक। तो इनके ऑफिस बिल्डिंग में कुछ हिडन रूम्स थे, वहाँ पे ये लोग छिपे हुए थे। समझे यहाँ तक कौन कौन छिपे थे? एन फ्रैंक का पूरा फैमिली और इनके 4 दोस्त। और ये उस समय काफ़ी छोटी थी। ठीक है, आप देख पा रहे हैं 1929 में उनका जन्म हुआ था और 1942 में वो छिपने चली गई थी। लगभग वो 13 साल की होगी तब। ठीक है, आगे देखते हैं। आफ्टर 2 years इन हाइडिंग, तो 2 साल तक वो लोग यहाँ पे छिपे रहे। द ग्रुप वॉज बिट्रेड। और ये जो पूरा ग्रुप था उनके फैमिली का और उनके 4 दोस्तों का जो ग्रुप था, उसको बिट्रे मतलब डिस्कवर्ड कर लिया गया, ढूंढ लिया गया। एंड ट्रांसपोर्टेड टू द कंसंट्रेशन कैंप सिस्टम वेयर एन डाइड ऑफ टाइफस इन बर्गन बेल्सन विद इन डेज ऑफ हर सिस्टर मार्गोट फ्रैंक। तो यहाँ पे क्या बताया गया है कि जब वो लोग 2 साल तक उस जगह पे छिपे रहे, तब उस ग्रुप को डिस्कवर कर लिया गया, ढूंढ लिया गया, और उस पूरे ग्रुप को उठा के कहाँ डाल दिया गया? कंसंट्रेशन कैंप में, मतलब कारागार में डाल दिया गया। उस कारागार का नाम क्या था? बर्गन बेल्सन। ठीक है, और वहाँ पे पहले तो उस एन फ्रैंक की जो दीदी थी, बड़ी बहन मार्गोट फ्रैंक, उसका पहले मृत्यु हो गया। और उसके कुछ ही दिन बाद एन फ्रैंक को टाइफस नाम का बीमारी हो जाता है और वो भी वहाँ पे मर जाती है इस कंसंट्रेशन कैंप में ही। समझ में आया यहाँ तक? मतलब वो 15 साल की उम्र में मर जाती है। हर फादर ओटो, द ओनली सर्वाइवर ऑफ द ग्रुप, रिटर्न टू एम्स्टरडैम आफ्टर द वॉर एंडेड। तो उनके जो पिताजी थे ओटो फ्रैंक, वो इकलौते ऐसे इंसान थे जो उस ग्रुप में बचे हुए थे। तो जब युद्ध खत्म हो गया वर्ल्ड वॉर 2 1945 में, तो अब वो वापस एम्स्टरडैम में जाते हैं। ठीक है, और पाते हैं कि वहाँ पे एन फ्रैंक का एक डायरी था, वो बचा हुआ है अभी भी। ठीक है,
कन्विंस्ड दैट इट वॉज अ यूनिक रिकॉर्ड, और उन्हें लगा कि ये काफ़ी यूनिक रिकॉर्ड है। ही टुक एक्शन टू हैव इट पब्लिश्ड इन इंग्लिश अंडर द नेम द डायरी ऑफ अ यंग गर्ल। उन्होंने एक्शन लिया और उस डायरी को पब्लिश करवा दिया इंग्लिश में, और उस डायरी को नाम क्या दिया, द डायरी ऑफ अ यंग गर्ल। ठीक है, इस बुक का नाम पड़ गया। तो उसी डायरी ऑफ अ यंग गर्ल का आज जो हमारा चैप्टर है उस छोटा सा एक पार्ट पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए कुछ और देखते हैं उसके बारे में। द डायरी वॉज गिवन टू एन फ्रैंक फॉर हर 13th बर्थडे एंड क्रॉनिकल्स द इवेंट्स ऑफ हर लाइफ फ्रॉम 12 जून 1942 until its final entry of 1 अगस्त 1944। ठीक है, वो जो डायरी एन फ्रैंक को दिया गया था, कब दिया गया था, ऑन हर 13th बर्थडे। ठीक है, और उस डायरी में क्रॉनिकल्स मतलब रिकॉर्ड किया गया है वो सब इवेंट उनके लाइफ का, कब से कब तक, फ्रॉम 12 जून। अब आपको ये याद आ रहा होगा 12 जून से कुछ, अभी मैंने आपको कहा था इस डेट को याद कर लेने, 12 जून 1929 में। तो 12 जून 1942 में उनका बर्थडे के दिन उनको ये डायरी गिफ्ट में मिला था 13th बर्थडे में। ठीक है, और उस दिन से लेके 1 अगस्त 1944 तक का हर एक दिन का इवेंट उसमें रिकॉर्ड किया गया है उस डायरी में। ठीक है, इट वॉज इवेंचुअली ट्रांसलेटेड फ्रॉम इट्स ओरिजिनल डच इनटू मैनी लैंग्वेजेस एंड बिकेम वन ऑफ द वर्ल्ड्स मोस्ट वाइडली रेड बुक्स। ठीक है, वो ओरिजिनली ये जो डायरी था वो डच लैंग्वेज में लिखा गया था, उसको कई सारे लैंग्वेजेस में ट्रांसलेट किया गया और ये वन ऑफ द वर्ल्ड्स मोस्ट वाइडली रेड बुक्स में से एक बन गया। ठीक है, काफ़ी सारे लोगों ने इस बुक को पढ़ा। देयर हैव ऑल्सो बीन सेवरल फिल्म्स, टेलीविजन एंड थिएट्रिकल प्रोडक्शंस एंड इवन एन ओपेरा। और इस बुक के ऊपर कई सारे फिल्म्स भी बन चुके हैं, टेलीविजन शोज, थिएट्रिकल शोज, ठीक है, इवन एन ओपेरा, नाटक भी इस डायरी के ऊपर परफॉर्म किए जा चुके हैं बेस्ड ऑन द डायरी। ठीक है, described as the book of a mature and insightful mind, the diary provides an intimate examination of daily life under Nazi occupation। तो इस डायरी को डिस्क्राइब किया गया है द वर्क ऑफ अ मेच्योर एंड इनसाइटफुल माइंड, एक काफ़ी मेच्योर और इनसाइटफुल मतलब थॉटफुल माइंड का ये क्रिएशन है ये डायरी। ठीक है, काफ़ी समझदार व्यक्ति ने लिखा है। द डायरी प्रोवाइड्स एन इंटीमेट एग्जामिनेशन ऑफ डेली लाइफ अंडर नाजी ऑक्यूपेशन। इस डायरी में बताया गया है, इंटीमेट मतलब क्लोज, काफ़ी बारीकी से बताया गया है रोज़मर्रा ज़िंदगी का जो लाइफस्टाइल है वो कैसे हुआ करता था जब नाजी लोग पावर में थे तब। ठीक है, एन फ्रैंक हैज़ बिकम वन ऑफ द मोस्ट रिनाउंड एंड डिस्कस्ड ऑफ द होलोकास्ट विक्टिम। होलोकास्ट का मतलब होता है विध्वंस, यहाँ पे वर्ल्ड वॉर 2 को होलोकास्ट बोला गया है। तो वर्ल्ड वॉर 2 का एक विक्टिम जो कि थी एन फ्रैंक, तो एक काफ़ी जानी मानी और चर्चित विक्टिम बन के वो उभरी। ठीक है, चलिए ये था ब्रीफ इंट्रोडक्शन। उम्मीद करते हैं आपको काफ़ी सारी चीज़ यहाँ पे समझने को मिला होगा। कोई भी डाउट अगर रह गया हो तो इतने को एक बार वापस सुन लीजिए। ठीक है, ये काफ़ी आपके नॉलेज के लिए ज़रूरी है। आगे बढ़ते हैं, अब हम लोग मेन स्टोरी पे आते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। राइटिंग इन अ डायरी इज़ अ रियली स्ट्रेंज एक्सपीरियंस फॉर समवन लाइक मी। तो राइटर एन फ्रैंक बोलती हैं कि एक डायरी में लिखना एक काफ़ी स्ट्रेंज एक्सपीरियंस है, अजीब सा एक्सपीरियंस है मेरे जैसे लोगों के लिए। ठीक है, अब ये एग्जाम में आपसे कई बार पूछा जा चुका है कि ये राइटर के लिए स्ट्रेंज एक्सपीरियंस क्यों था, तो इसका रीज़न अब बताया गया है। Not only because I have never written anything before, but also because it seems to me that later on, neither I nor anyone else will be interested in the musings of a 13-year-old school girl। तो काफ़ी लंबा सेंटेंस है, इसमें लिखा गया है कि ये स्ट्रेंज एक्सपीरियंस इसलिए है क्योंकि सबसे पहला बात तो मैंने आज तक अपने लाइफ में डायरी नहीं लिखा है, कुछ भी नहीं लिखा है। ठीक है, तो पहला रीज़न तो ये रहा, मैंने कुछ नहीं लिखा है आज तक अपने लाइफ में, उसीलिए मेरे लिए ये डायरी राइटिंग एक स्ट्रेंज एक्सपीरियंस है। और दूसरा बात ये है, इट सीम्स टू मी, एन फ्रैंक को ऐसा लगता है कि लेटर ऑन मतलब बाद में ना राइटर खुद, एन फ्रैंक खुद, नॉर एनीवन एल्स और ना कोई भी इंटरेस्टेड नहीं होगा इन द म्यूजिंग्स। म्यूजिंग्स का मतलब होता है थॉट्स ऑफ अ 13-year-old स्कूल गर्ल। एक 13 साल की स्कूल जाने वाली लड़की क्या सोचती है ये पढ़ने में किसी को दिलचस्पी नहीं होगा, मुझे भी दिलचस्पी नहीं होगा और बाकी औरों को भी दिलचस्पी नहीं होगा। तो ये 2 रीज़न का वजह से उसे डायरी राइटिंग एक एक्सट्रेंज एक्सपीरियंस लगता है। समझे कि नहीं समझे? चलिए आगे बढ़ते हैं। ओ वेल इट डजंट मैटर। फिर वो बोलती है कि अच्छा चलो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आई फील लाइक राइटिंग, मुझे लिखने का मन कर रहा है। एंड आई हैव एन इवन ग्रेटर नीड टू गेट ऑल काइंड्स ऑफ थिंग्स ऑफ माई चेस्ट। और वो बोलती है कि मुझे लिखने का मन कर रहा है और मुझे एक और भी फीलिंग आ रहा है कि मैं चाहती हूँ कि मैं अपना थोड़ा दिल हल्का कर लूँ थोड़ा लिख के। ऐसा होता है कि जब हम अपने क्लोज फ्रेंड के साथ जब कुछ बात शेयर करते हैं, कोई भी टेंशन हो वो जब शेयर करते हैं तो हमारा थोड़ा मन हल्का हो जाता है। तो राइटर भी अभी क्या करना चाह रही है, कुछ लिख के अपना मन हल्का करना चाह रही है। ठीक है,
यहाँ पे जो लिखा हुआ है टू गेट ऑल काइंड्स ऑफ थिंग्स ऑफ माई चेस्ट, इसका मतलब होता है अपना मन हल्का करना, ठीक है, कोई बात शेयर करके। तो वो अपना बात डायरी में शेयर करने वाली है, उससे उनका मन हल्का हो जाएगा। चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं। पेपर हैज़ मोर पेशेंस देन पीपल। अब ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट लाइन है। बोला गया है लोगों के मुकाबले पेपर में ज़्यादा पेशेंस होता है, वो आपके बातों को काफ़ी ध्यान से सुनते हैं। आई थॉट ऑफ दिस सेइंग ऑन वन ऑफ दोज डेज व्हेन आई वॉज फीलिंग अ लिटल डिप्रेस्ड एंड वॉज सिटिंग एट होम विथ माई चिन इन माई हैंड्स। तो ये जो सेइंग है इसके बारे में वो कब सोचती है? उन दिनों में सोचती है जब वो काफ़ी डिप्रेस्ड थी, काफ़ी निराश थी, ठीक है, और वो अपने घर में बैठी हुई थी गाल पे हाथ रख के, ठीक है, तब वो इसके बारे में सोचती है कि पेपर हैज़ मोर पेशेंस देन पीपल। बोर्ड एंड लिस्टलेस वंडरिंग वेदर टू स्टे इन और गो आउट। और उस दिन वो काफ़ी बोर फील कर रही थी। लिस्टलेस का मतलब विथ नो एनर्जी, मतलब टायर्ड थी वो। वंडरिंग वेदर टू स्टे इन और गो आउट, और वो सोच रही थी कि अंदर हूँ या बाहर जाऊँ खेलने के लिए, ठीक है। तब उनके मन में ये ख्याल आता है कि पेपर पे ज़्यादा पेशेंस होता है कंपेयर टू पीपल। आई फाइनली स्टेड वेयर आई वॉज। तो एन फ्रैंक ने फाइनली डिसाइड किया कि वो जहाँ पे है वहीं पे रहेगी। ब्रूडिंग का मतलब होता है डीप थॉट, और वो सोचती है कि येस पेपर डज हैव मोर पेशेंस। सोचती है कि हाँ पेपर में ज़्यादा पेशेंस तो है कंपेयर टू पीपल। एंड सिंस आई एम नॉट प्लानिंग टू लेट एनीवन एल्स रीड दिस स्टिफ बैक नोटबुक ग्रैंडली रेफर टू एज अ डायरी। बोल रही कि और चूंकि मेरा ऐसा कोई प्लान नहीं है कि मैं इस मोटी कवर वाले नोटबुक जिसको डायरी बोला जाता है, ठीक है, तो मैं इस डायरी को किसी और को पढ़ने के लिए देने वाली नहीं हूँ। तब तक नहीं देने वाली हूँ जब तक कि अनलेस आई शुड एवर फाइंड अ रियल फ्रेंड, जब तक कि मुझे एक सच्चा दोस्त नहीं मिल जाता है तब तक मैं इस डायरी को किसी को पढ़ने के लिए देने वाली नहीं हूँ। मतलब वो बोल रही कि मैं अपने सच्चे दोस्त को ही इस डायरी को पढ़ने के लिए दूंगी, ठीक है। इट प्रोबेबली वॉन्ट मेक अ बीट ऑफ डिफरेंस। तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला कि मैं इस डायरी में क्या लिखती हूँ, कैसे लिखती हूँ। समझ रहे बात को? मतलब इससे ये भी पता चल रहा है कि एन फ्रैंक के पास अभी कोई रियल फ्रेंड नहीं है। समझे? आगे बढ़ते हैं। नाउ आई एम बैक टू द पॉइंट दैट प्रॉम्प्टेड मी टू कीप अ डायरी इन द फर्स्ट प्लेस। आई डोंट हैव अ फ्रेंड। अब राइटर बोल रही है कि मैं वापस उसी पॉइंट पे आ चुकी हूँ जिस वजह से मैंने डायरी लिखना स्टार्ट किया था, और वो रीज़न क्या है कि आई डोंट हैव अ फ्रेंड, मेरा कोई दोस्त नहीं है, उसलिए मैं डायरी लिख रही हूँ अपने बातों को शेयर करने के लिए, अपना मन हल्का करने के लिए, ठीक है। लेट मी पुट इट मोर क्लियरली, सिंस नो वन विल बिलीव दैट अ 13-year-old गर्ल इज़ कम्प्लीटली अलोन इन द वर्ल्ड। बोले कि अब मुझे अच्छे से समझाने दीजिए, क्योंकि कोई भी विश्वास नहीं करेगा कि एक 13 साल की लड़की, ठीक है, इस वर्ल्ड में एकदम अकेली है। तो मुझे और अच्छे से समझाने दीजिए। एंड आई एम नॉट, और मैं अकेली हूँ भी नहीं। आई हैव लविंग पेरेंट्स एंड अ 16-year-old सिस्टर। मेरे पास पेरेंट्स है और मेरी एक 16 साल की बड़ी बहन भी है। एंड देयर आर अबाउट 30 पीपल आई कैन कॉल फ्रेंड्स। और मेरे घर में लगभग 30 लोग हैं जिसे मैं दोस्त बुला सकती हूँ। आई हैव अ फैमिली, और मेरे पास एक फैमिली भी है। लविंग आंट है एंड अ गुड होम, एक घर भी है। नो ऑन द सर्फेस आई सीम टू हैव एवरीथिंग एक्सेप्ट माई वन ट्रू फ्रेंड। तो ऊपर से देख के तो लगता है कि मेरे पास एवरीथिंग है, हर चीज़ है मेरे पास, एक्सेप्ट एक सच्चा दोस्त के, ठीक है। ऑल आई थिंक अबाउट व्हेन आई एम विद फ्रेंड्स इज़ हैविंग अ गुड टाइम। जब मैं अपने दोस्तों के साथ होती हूँ तो मेरे दिमाग में सिर्फ एक ही बात आता है कि हैव अ गुड टाइम, मतलब अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा मस्ती किया जाए, ठीक है। आई कांट ब्रिंग माई सेल्फ टू टॉक अबाउट एनी थिंग बट ऑर्डिनरी एवरीडे थिंग्स। तो मैं अपने आप को ऑर्डिनरी एवरीडे थिंग्स के अलावा और कोई चीज़ उनसे बात शेयर ही नहीं कर पाती हूँ, बात कर ही नहीं पाती हूँ, ठीक है। रोज़ाना की कुछ ऑर्डिनरी टॉक्स हम लोग करते हैं। वी डोंट सीम टू बी एबल टू गेट एनी क्लोजर एंड दैट्स द प्रॉब्लम। और हम लोग इतने करीब नहीं आ पाते हैं कि हम लोग कुछ बातें शेयर करें, और यही सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। मे बी इट्स माई फॉल्ट डेट वी डोंट कन्फाइड इन ईच अदर। हो सकता है ये मेरा फॉल्ट हो, मेरा गलती हो कि हम लोग एक दूसरे में कन्फाइड नहीं करते हैं। कन्फाइड का मतलब टू टेल पर्सनल थिंग्स प्राइवेटली टू अ पर्सन दैट वन ट्रस्ट, ठीक है। आप ऐसे इंसान से जिस पे आप काफ़ी विश्वास करते हो उनके साथ अपना कुछ पर्सनल प्रॉब्लम शेयर करना, ठीक है, उसको बोलते हैं कन्फाइड करना। तो हो सकता है ये मेरा गलती हो कि हम एक दूसरे के साथ कन्फाइड नहीं कर पाते हैं। इन एनी केस, खैर जो भी मामला हो, दैट्स जस्ट हाउ थिंग्स आर, ऐसे ही चीज़ें हैं। एंड अनफॉर्चुनेटली दे आर नॉट लायबल टू चेंज। और दुर्भाग्यपूर्ण ये सब चीज़ें चेंज नहीं होने वाली है। अब आप समझ रहे हैं ये चेंज क्यों नहीं होने वाली है? क्योंकि ये लोग अभी क्या है, हाइडिंग में है, ठीक है। ये लोग अभी छिपे हुए हैं एम्स्टर्डम में। उनके जो पिताजी थे ओटो फ्रैंक्स, उनके ऑफिस बिल्डिंग में कुछ हिडन रूम्स था, वहाँ पे ये लोग छिपे हुए हैं और अभी नया दोस्त बनाना तो मुश्किल है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे लिखा गया है कि दे आर नॉट लायबल टू चेंज। दिस इज़ वाई आई हैव स्टार्टेड द डायरी। और यही रीज़न है कि मैंने डायरी लिखना स्टार्ट किया, ठीक है। तो डायरी लिखने का मेन रीज़न क्या है इनके पास, कि इनके पास एक रियल फ्रेंड नहीं है जिनके साथ ये अपने पर्सनल थॉट्स को शेयर कर पाए।
समझ रहे हैं बात का गहराई को। चलिए आगे बढ़ते हैं। To enhance the image of this long-awaited friend in my imagination, I don't want to jot down the facts in this diary the way most people would do. बोला कि तो मैं इस लॉन्ग अवेटेड फ्रेंड को किसको बोला गया है, डायरी को बोला गया है, ठीक है। तो उस डायरी को अपने इमेजिनेशन में वो एक फ्रेंड के रूप में मान ली है, वो फ्रेंड जिसका एन फ्रैंक को काफ़ी दिनों से इंतज़ार था, ठीक है। तो उस डायरी का इमेज को बढ़ाने के लिए, ठीक है, ज़्यादा इंपॉर्टेंस देने के लिए वो बोलती है कि आई डोंट वांट टू जॉट डाउन द फैक्ट्स इन दिस डायरी द वे मोस्ट पीपल वुड डू। तो मैं ऐसा नहीं करूँगा कि मैं इसमें सिर्फ फैक्ट्स को नोट करते जाऊँगी कि मैंने आज दिन में ये किया, ये काम किया, वो काम किया, जैसे बाकी लोग करते हैं। मैं वैसा नहीं करने वाली हूँ। वो क्या करने वाली है, बट आई वॉन्ट द डायरी टू बी माई फ्रेंड। मैं चाहती हूँ कि ये डायरी मेरा फ्रेंड बने। एंड आई एम गोइंग टू कॉल दिस फ्रेंड किटी। और मैं इस फ्रेंड का स्पेशल नाम भी दूंगी। वो नाम क्या होगा, किटी होगा, ठीक है। आगे देखते हैं आगे क्या लिखा हुआ है। सिंस नो वन वुड अंडरस्टैंड अ वर्ड ऑफ माई स्टोरीज टू किटी इफ आई वर टू प्लंज राइट इन, आई वुड बेटर प्रोवाइड अ ब्रीफ स्केच ऑफ माई लाइफ मच एज आई डिसलाइक डूइंग सो। तो एन फ्रैंक बोल रही है कि अगर मैं अभी डायरेक्ट लिखना स्टार्ट कर दूँ, प्लंज राइट इन का मतलब एकदम फैक्ट्स लिखना स्टार्ट कर दूँ, तो क्या होगा कि कोई भी एक शब्द भी समझ नहीं पाएगा मेरे वो सब बातों को जो मैं किटी से कह रही हूँ। आई वुड बेटर प्रोवाइड अ ब्रीफ स्केच ऑफ माई लाइफ। तो अच्छा होगा कि मैं क्या करूँ, अपने लाइफ का एक छोटा सा स्केच प्रोवाइड करूँ, मैं अपने बारे में कुछ बातें बताऊँ, मच एज आई डिसलाइक डूइंग सो। भले ही मुझे कितना भी पसंद ना हो अपने बारे में बताना, लेकिन मुझे ये बताना होगा ताकि लोग मेरे स्टोरीज़ को अच्छे से समझ पाए, ठीक है, जब बाद में वो मेरे डायरी को पढ़े तो वो लिखती है कि माई फादर द मोस्ट एडोरेबल फादर आई हैव एवर सीन डिडंट मैरी माई मदर अंटिल ही वॉज 36 एंड शी वॉज 25। लेकिन मेरे पिताजी, सबसे प्यारे पिताजी जो मैंने आज तक देखा है अपनी लाइफ में, डिडंट मैरी माई मदर अंटिल ही वॉज 36। वो मेरी माँ से तब तक शादी नहीं की जब तक वो 36 साल के ना हो गए। एंड शी वॉज 25, और मेरी माँ तब 25 साल की थी। समझ रहे। अब ये देखिए लोग को बोलने का तरीका कैसा होता है। अगर हम लोग होते तो यहाँ पे सिंपल सा बोलते कि मेरे पिताजी ने 36 साल की उम्र में शादी किया। और ये कैसे बोल रही है, ये बोल रही है कि मेरे पिताजी ने तब तक मेरी माँ से शादी नहीं किया जब तक कि वो 36 साल के ना हो गए। तो ये लोग ऐसे ही बात करते हैं, ठीक है। माई सिस्टर, तो उनके फैमिली में भी दो लोग पता चला, पहले तो उसके पिताजी और उसकी मम्मी, जो कि होना ही था। आगे देखते हैं। माई सिस्टर मार्गोट वॉज बॉर्न इन फ्रैंकफर्ट इन जर्मनी इन 1926। उनकी बड़ी बहन मार्गट, उनका जन्म हुआ था फ्रैंकफर्ट में, जर्मनी में, ठीक है, 1926 में। और राइटर का जन्म कब हुआ था बोलिए, एन फ्रैंक का। उनका जन्म हुआ था 12 जून 1929 में, ठीक है। आई लिव्ड इन फ्रैंकफर्ट अंटिल आई वॉज 4। तो राइट, एन फ्रैंक फ्रैंकफर्ट में तब तक रही जब तक कि वो 4 साल की ना हो गई, ठीक है। माई फादर एमिग्रेटेड टू हॉलैंड इन 1933। और उनके पिताजी हॉलैंड में चले गए। एमिग्रेट का मतलब होता है एक कंट्री छोड़ के दूसरे कंट्री में जाना, ठीक है। तो उनके पिताजी हॉलैंड चले गए 1933 में। माई मदर एडिथ हॉलैंडर फ्रैंक वेंट विथ हिम टू हॉलैंड इन सितंबर। और मेरी माँ भी सितंबर के महीने में उनके साथ हॉलैंड चली गई, ठीक है। उनकी माँ का ये नाम था। वाइल मार्गट एंड आई वर सेंट टू आकेन टू स्टे विथ माई आवर ग्रैंड मदर। और मेरी बहन जिसका नाम था मार्गट और मैं कहाँ भेजे गए, हम लोग एकेन चले गए अपनी दादी के साथ रहने के लिए। समझे यहाँ तक। मार्गट वेंट टू हॉलैंड इन दिसंबर। फिर बाद में मार्गट भी हॉलैंड चली गई दिसंबर के महीने में। एंड आई फॉलोड इन फरवरी, और मैं फरवरी में गई हॉलैंड में, ठीक है। व्हेन आई वाज प्लंग डाउन ऑन द टेबल एज अ बर्थडे प्रेजेंट फॉर मार्गट। तो मानो कि क्या हुआ उस समय, फरवरी के महीने में उनकी बड़ी दीदी जो थी जिसका नाम था मार्गट, उसका बर्थडे था। तो बर्थडे के दिन मानो मुझे पटक दिया गया हो टेबल पे एज अ बर्थडे गिफ्ट फॉर मार्गट, ठीक है। प्लंग डाउन का मतलब होता है पुट डाउन इन अ कैजुअल। मुझे टेबल पर रख दिया गया मानो कि मैं एक गिफ्ट हूँ मेरी बड़ी बहन के लिए, इस तरीके से। चलिए आगे देखते हैं। आई स्टार्टेड राइट अवे एट द मॉन्टेसरी नर्सरी स्कूल। तो हॉलैंड में जाके उन्होंने इस स्कूल में, मॉन्टेसरी नर्सरी स्कूल में पढ़ना स्टार्ट कर दिया। आई स्टेड देयर अंटिल आई वॉज 6। वो वहाँ पे तब तक रही जब तक कि वो 6 साल की ना हो गई हो, ठीक है। एट विच टाइम आई स्टार्टेड इन द फर्स्ट फॉर्म। और तब जब वो 6 साल की हो गई तब वो फर्स्ट फॉर्म मतलब फर्स्ट क्लास में वो गई। इन द 6th फॉर्म माई टीचर वॉज मिसिस क्यूपेरस द हेड मिस्ट्रेस। और जब वो क्लास 6 में चली गई तब उनकी टीचर थी मिसिस क्यूपेरस, और वो हेड मिस्ट्रेस थी उस स्कूल के, ठीक है। एट द एंड ऑफ द ईयर वी वर बोथ इन टीयर्स एज वी सेड अ हार्ट ब्रेकिंग फेयरवेल। और जब ईयर का एंड हुआ तब हम दोनों जब विदा हो रहे थे, फेयरवेल ले रहे थे, तब हम दोनों के आंखों में आंसू था। मतलब दोनों में काफ़ी अटैचमेंट हो गया था, एन फ्रैंक में और उनकी टीचर में जिनका नाम था मिसिस क्यूपेरस में। इन द समर ऑफ 1941 ग्रैंडमा फेल इल
and had to have an operation, so my birthday passed without little celebration. तो 1941 के समर में उनकी दादी जो थी वो बीमार पड़ गई और उन्हें एक ऑपरेशन कराना पड़ा, ठीक है। उसीलिए एन फ्रैंक का जो बर्थडे था वो लिटिल सेलिब्रेशन, बहुत कम सेलिब्रेशन के साथ मनाया गया। ग्रैंडमा डाइड इन जनवरी 1942 और अगले साल जनवरी के महीने में 1942 में ग्रैंडमा का मौत हो जाता है। नो वन नोज हाउ ऑफन आई थिंक ऑफ हर एंड स्टिल लव हर। किसी को ये बात पता नहीं है कि मैं अपने दादी को कितना याद करती हूँ और कितना उनसे प्यार करती हूँ। दिस बर्थडे सेलिब्रेशन इन 1942 वॉज इंटेंडेड टू मेक अप फॉर द अदर। और 1942 में जो राइटर का बर्थडे सेलिब्रेशन किया गया वो इस तरीके से किया गया कि 1941 वाला जो लिटिल सेलिब्रेशन था वो मेकअप हो जाए, ठीक है। मतलब इतना धूमधाम से मनाया गया 1942 में। एंड ग्रैंडमास कैंडल वॉज लिट अलॉन्ग विद द रेस्ट। और बाकी सारे कैंडल के साथ साथ ग्रैंडमा के लिए भी एक कैंडल जलाया गया था। द 4 of us आर स्टिल डूइंग वेल। और हम 4 लोग आज भी अब अच्छे से जी रहे हैं। कौन 4 लोग हैं? एक तो पेरेंट्स हो गए एन फ्रैंक के, मम्मी पापा, और एक उनकी दीदी और एक वो खुद, ठीक है। तो हम 4 लोग अभी भी अच्छे से जीवन बिता रहे हैं। एंड दैट ब्रिंग्स मी टू द प्रेजेंट डेट ऑफ 20 जून 1942। और इसी के साथ मैं अपने प्रेजेंट डेट में आ गई हूँ जो कि है 20 जून 1942 में, एंड द सोलेम डेडिकेशन ऑफ माई डायरी। और आज ही के दिन से मैं सोलेम मतलब होता है सिंसियर, डायरी को सिंसियरली सभी बात शेयर करूँगी, ठीक है, सभी बात उसमें लिखूँगी। तो समझ रहे हैं? तो इतना देर में उन्होंने क्या बताया, अपना ब्रीफ स्केच बताया जैसे कि उन्होंने पहले बताया था। चलिए आगे देखते हैं। अब यहाँ से स्टार्ट हो रहा है उनका एक डायरी का छोटा सा पार्ट। यहाँ पे डेट लिखा गया है सैटरडे 20 जून 1942 और डियरेस्ट किटी, चूँकि उन्होंने डायरी को एक फ्रेंड मान लिया है और फ्रेंड का नाम किटी रखा है, इसलिए यहाँ पे लिखा गया है डियरेस्ट किटी। तो देखिए वो क्या क्या बात लिखती है। एक इंसिडेंट वो शेयर करती है अपने लाइफ का। आवर इंटायर क्लास इज क्वेकिंग इन इट्स बूट्स। क्वेकिंग इन इट्स बूट्स का मतलब होता है शेकिंग विथ फियर एंड नर्वसनेस। तो हमारा सारा क्लास डर के मारे, ठीक है, उनका पैर काँप रहा है। द रीज़न ऑफ कोर्स इज द फोर्थ कमिंग मीटिंग इन विच द टीचर डिसाइड हु विल मूव अप टू द नेक्स्ट फॉर्म एंड हु विल बी केप्ट बैक। और इस डर का रीज़न क्या है? रीज़न ये है कि आने वाले मीटिंग में हमारे टीचर डिसाइड करेंगे कि कौन अगले क्लास में जाएगा, नेक्स्ट फॉर्म मतलब नेक्स्ट क्लास, ठीक है, और कौन इसी क्लास में रह जाएगा। हाफ द क्लास इज मेकिंग बेट्स। आधा क्लास शर्त लगा रहा है कि कौन पास होगा और कौन फेल होगा। GN एंड आई लाफ आवरसेल्फ सिली एट द 2 बॉयज बिहाइंड अस। GN एंड आई, GN होगी राइटर की कोई क्लासमेट, ठीक है, और आई मतलब एन फ्रैंक, ठीक है। ये दोनों काफ़ी हंस रहे थे उन 2 लड़कों पे जो उनके पीछे बैठे हुए थे, जिनका नाम था CN एंड जैक्स। ये दोनों लड़के who have staked their entire holiday savings on their bed। जितने भी उन्होंने सेविंग किया था छुट्टियों में, उन सारा सेविंग को इन्होंने शर्त में लगा दिया है, ठीक है, कि कौन पास होगा कौन फेल होगा। फ्रॉम मॉर्निंग टू नाइट, सुबह से लेकर रात तक वो लोग हमेशा यही बात करते हैं। क्या बात करते हैं? इट्स यू आर गोइंग टू पास, नो आई एम नॉट, येस यू आर, नो आई एम नॉट। बस सुबह से लेकर रात तक यही बोलते रहते हैं कि तुम पास हो गए, बोलते हम नहीं, हम पास नहीं होंगे, फिर तुम पास हो गए, ऐसे बात करते रहता है। इवन जीज प्लीडिंग ग्लांसेस एंड माई एंग्री आउटबर्स्ट कांट काम देम डाउन। यहाँ तक कि जीज प्लीडिंग क्लांसेस मतलब जी जो थी वो काफ़ी प्लीडिंग मतलब रिक्वेस्ट करते हुए उन्हें देखती है कि अरे अब बस करो, चुप हो जाओ तुम दोनों। एंड माई एंग्री आउटबर्स्ट, और मैं गुस्से से भी काफ़ी उन्हें डांटती थी कि अरे तुम लोग चुप हो जाओ अब, कांट काम देम डाउन, लेकिन वो दोनों चुप होने का नाम नहीं लेते थे। इफ़ यू आस्क मी, अगर आप मुझसे पूछे कि क्लास में कौन पास होगा और कौन फेल, देयर आर सो मैनी डमीज दैट अबाउट अ क्वार्टर ऑफ द क्लास शुड बी केप्ट बैक। लाइक क्लास में इतने सारे डमीज है, स्टूपिड पर्सन है, ठीक है, जो मतलब मंद बुद्धि है, कि क्वार्टर ऑफ द क्लास का 1/4 बच्चे को यहाँ पे फेल कर देना चाहिए, वापस इसी क्लास में पढ़ाना चाहिए। बट टीचर्स आर द मोस्ट अनप्रेडिक्टेबल क्रिएचर्स ऑन अर्थ। लेकिन टीचर का कोई भरोसा नहीं, ये काफ़ी अनप्रेडिक्टेबल होते हैं, किसको पास कर दे किसको फेल कर दे कोई पता नहीं, ऐसा एन फ्रैंक बोलती है। आई एम नॉट सो वरीड अबाउट माई गर्ल फ्रेंड्स एंड माई सेल्फ। लेकिन मुझे अपने दोस्तों के ऊपर और मुझे खुद पर उतना टेंशन नहीं है खुद के बारे में। वी विल मेक इट, हम लोग पास हो जाएंगे। द ओनली सब्जेक्ट आई एम नॉट श्योर अबाउट इज मैथ्स। सिर्फ एक ही सब्जेक्ट का डर है, वो है मैथ्स। एनीवे ऑल वी कैन डू इज़ वेट। खैर कुछ कर नहीं तो सकते नहीं है, वेट ही करना होगा हमें तब मीटिंग तक। अनटिल देन वी कीप टेलिंग ईच अदर नॉट टू लूज हार्ट। और तब तक हम एक दूसरे को बोलते रहते हैं नॉट टू लूज हार्ट, मतलब निराश मत हो, जो होगा सो अच्छा होगा, ठीक है। आई गेट अलॉन्ग प्रीटी वेल। गेट अलॉन्ग प्रीटी वेल का मतलब हैव गुड रिलेशन विथ, मतलब फ्रेंडली रिलेशन होना। तो मेरे सारे टीचर के साथ मेरा फ्रेंडली रिलेशन है। देर आर 9 ऑफ देम, और मेरे टोटल 9 टीचर्स है, 7 मेन और 2 वुमेन, ठीक है। मिस्टर की सिंह
द ओल्ड फॉगी हु टीचेस मैथ्स वॉज एनॉयड विथ मी फॉर एजेस बिकॉज आई टॉक सो मच। तो मिस्टर केसिंग नाम के एक टीचर थे जो मैथ पढ़ाते हैं। ओल्ड फॉगी का मतलब एन ओल्ड फैशन पर्सन, ठीक है। तो ये मैथ पढ़ाते थे, ये हमेशा एन फ्रैंक के साथ नाराज़ रहते थे। क्यों? क्योंकि एन फ्रैंक जो थी क्लास में काफ़ी ज़्यादा बात करती थी। आफ्टर सेवरल वार्निंग्स द ही असाइंड मी एक्स्ट्रा होमवर्क, और कई सारे वार्निंग देने के बाद उन्होंने मुझे क्या किया, एक एक्स्ट्रा होमवर्क दे दिया। वो होमवर्क क्या था? एन ऐसे ऑन द सब्जेक्ट अ चैटर बॉक्स। उन्होंने बोला कि तुम इस टॉपिक के ऊपर एक ऐसे लिख के लाओ। टॉपिक क्या था? अ चैटर बॉक्स, ठीक है। अ चैटर बॉक्स, व्हाट कैन यू राइट अबाउट दैट? एक चैटर बॉक्स के बारे में क्या लिखा जाए ऐसे टॉपिक के ऊपर? आई वरी अबाउट दैट लेटर। इतना सोचती है वो, फिर डिसाइड करती है कि मैं इसके बारे में बाद में सोचूंगी। आई डिसाइडेड, आई जॉटेड डाउन द टाइटल इन माई नोटबुक। राइटर क्या करती है, एन फ्रैंक, कि इस चैटर बॉक्स को अपने नोटबुक में नोट कर लेती है। टक्ड इट इन माई बैग, और उस नोटबुक को वापस बैग में रख देती है। एंड ट्राई टू कीप क्वाइट, और वो क्लास में शांत बैठने का कोशिश करती है, ठीक है। दैट इवनिंग आफ्टर आई हैड फिनिश द रेस्ट ऑफ माई होमवर्क द नोट अबाउट द ऐसे कॉट माई आई। और उस दिन शाम को जब मैंने अपना सारा होमवर्क ख़त्म कर लिया तो मेरा नज़र उस नोट पे पड़ा जो मैंने क्लास में नोट डाउन किया था, ठीक है, इस ऐसे का टॉपिक पे पड़ा। आई बिगैन थिंकिंग अबाउट द सब्जेक्ट वाइल चीविंग द टिप ऑफ माई फाउंटेन पेन। और मैंने इस सब्जेक्ट मतलब चैटर बॉक्स के बारे में सोचना स्टार्ट कर दिया, और सोचते सोचते मैं अपने फाउंटेन पेन का जो टिप था वो अपने मुंह में डाली हुई थी। Anyone could ramble on and leave big spaces between the words, but the trick was to come up with convincing arguments to prove the necessity of talking। मतलब कि कोई भी बच्चा क्या कर सकता है, रैम्बल ऑन। रैम्बल ऑन का मतलब होता है टॉक और राइट एमलेसली फॉर लॉन्ग, मतलब बिना पॉइंट का बहुत बड़ा कुछ लिख देना, ठीक है। तो कोई भी बच्चा क्या कर सकता है, आसानी से लंबी बातें लिख सकता है और बड़े स्पेसेस छोड़कर वर्ड्स के बीच में उस आंसर को बड़ा कर सकता है। लेकिन द ट्रिक वॉज टू कम अप विथ कन्विंसिंग आर्गूमेंट्स। असली राइटिंग तो वो होगा जब आप उसमें क्या दो, कन्विंसिंग आर्गूमेंट्स दो। कन्विंसिंग आर्गूमेंट का मतलब होता है अ स्टेटमेंट मेड इन सच अ मैनर दैट पीपल बिलीव इन। ऐसे स्टेटमेंट लिखो जो लोग विश्वास करने पर मजबूर हो जाए, ठीक है। जब आप ऐसे कन्विंसिंग आर्गूमेंट देते हैं तब सही मायने में प्रूव होगा द नेसेसिटी ऑफ टॉकिंग। अब देखिए एन फ्रैंक जो है वो अभी भी हार मानने वाली नहीं है। वो ऐसे इस तरीके से लिख रही है ताकि अपने आप को सही साबित कर पाए, ठीक है। वो ऐसे में ये लिखना चाह रही है कि बात करना क्यों ज़रूरी है। समझ रहे बात का गहराई? चलिए आगे देखते हैं। आई थॉट एंड सडनली आई हैड एन आइडिया। तो वो सोचती है और उसके दिमाग में एक आइडिया आता है। आई रोट 3 पेजेस मिस्टर केसिंग हैड असाइंड मी। उन्होंने 3 पेजेस का ऐसे लिखा। एंड वॉज सेटिस्फाइड, और वो काफ़ी संतुष्ट भी हुई। आई आर्ग्यूड डैट टॉकिंग इज अ स्टूडेंट्स ट्रेट। उन्होंने ऐसे में लिखा, आर्ग्यू किया कि बात करना एक स्टूडेंट का ट्रेट है। ट्रेट मतलब कैरेक्टरिस्टिक फीचर, ठीक है। इस ट्रेट के बारे में हम लोग डिटेल में साइंस में भी पढ़ने वाले हैं, ठीक है, हेरिडिटी वाले चैप्टर में। तो वो बोलती है कि बात करना एक स्टूडेंट का कैरेक्टरिस्टिक है एंड डैट आई वुड डू माई बेस्ट टू कीप इट अंडर कंट्रोल। और चूँकि बात करना एक स्टूडेंट का कैरेक्टरिस्टिक है तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सकती हूँ कि मैं उसे कंट्रोल कर सकती हूँ, ठीक है। मैं अपना बेस्ट दूंगी उसे कंट्रोल में रखने का। बट डैट आई वुड नेवर बी एबल टू क्योर माई सेल्फ ऑफ द हैबिट सिंस माई मदर टॉक्ड एज मच एज आई डिड इफ नॉट मोर। बोलता है कि लेकिन मैं कंट्रोल ट्राई कर सकती हूँ उसे कंट्रोल करने का, लेकिन मैं उसे कभी क्योर नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि चूँकि मेरी माँ भी बहुत ज़्यादा बात करती थी, ठीक है, मेरे जैसे ही बात करती थी, अगर मेरे से ज़्यादा नहीं तो, ठीक है। और एंड दैट्स देयर इज नॉट मच यू कैन डू अबाउट इनहेरिटेड ट्रेट्स। और ये जो मेरा बात करने का जो क्वालिटी है, कैरेक्टरिस्टिक है, ये बात करने का कैरेक्टरिस्टिक मुझे इनहेरिटेड हुआ है। इनहेरिटेड मतलब पेरेंट, अगर कोई क्वालिटी अपने पेरेंट्स से अपने बच्चों में पास होता है तो उस क्वालिटी को हम लोग बोलते हैं इनहेरिटेड ट्रेट, ठीक है। इसके बारे में डिटेल में हम लोग साइंस में पढ़ेंगे। तो चूँकि बात करना एक इनहेरिटेड ट्रेट है और इसीलिए मैं इसे क्योर नहीं कर सकती हूँ, ये जा नहीं सकता है मेरे अंदर से। मैं ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सकती हूँ, मैं उसे अंडर कंट्रोल कर सकती हूँ। मैं कम बात करने की कोशिश करूँगी लेकिन बात करना बंद तो नहीं हो सकता है मुझसे, ऐसा वो बोलती है। तो एक साइंटिफिक रीज़न दे के अपने आप को सही साबित करना चाहती है, ठीक है। मिस्टर केसिंग हैड अ गुड लाफ एट माई आर्गूमेंट्स। तो उनका एन फ्रैंक का ऐसे पढ़ के जो टीचर थे मिस्टर केसिंग, वो काफ़ी ज़ोर से हंस पड़ते हैं। बट व्हेन आई प्रोसीडेड टू टॉक माई वे थ्रू द नेक्स्ट लेसन ही असाइन मी अ सेकेंड ऐसे। लेकिन जब मैं उनकी नेक्स्ट लेसन में भी बात करना जारी रखी तो उन्होंने मुझे एक दूसरा ऐसे दिया लिखने के लिए।
दिस टाइम इट वॉज सपोज टू बी ऑन एन इनकॉरिजिबल चैटर बॉक्स। और इस बार ऐसे का टॉपिक था एन इनकॉरिजिबल चैटर बॉक्स। इनकॉरिजिबल मतलब ऐसा इंसान जिसको सुधारा ना जा सके, अ पर्सन दैट कैन नॉट बी करेक्टेड। ठीक है, तो ये था टॉपिक। आई हैंडेड इट इन, तो एन फ्रैंक ने इसके ऊपर भी ऐसे लिखा और उसे सबमिट कर दिया। एंड मिस्टर कीसिंग हैड नथिंग टू कंप्लेन अबाउट फॉर 2 होल लेसन्स। और ये ऐसे पढ़ने के बाद मिस्टर केसिंग ने अगले 2 लेसन तक कुछ भी कंप्लेन नहीं किया। हाउएवर ड्यूरिंग द 3rd लेसन ही हैड फाइनली हैड इनफ। लेकिन तीसरे लेसन में उनका बर्दाश्त करने का सीमा पार हो गया। उन्होंने कहा, एन फ्रैंक एज अ पनिशमेंट फॉर टॉकिंग इन क्लास राइट एन ऐसे इंटाइटल्ड क्वैक 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 सेड मिस्टर चैटरबॉक्स। वो बोलते हैं कि एन फ्रैंक, चूंकि तुमने क्लास में बहुत ज़्यादा बात किया है, इसलिए तुम्हें पनिशमेंट के रूप में एक ऐसे लिखना होगा जिसका टाइटल है क्वैक 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 सेड मिस्टर चैटरबॉक्स। ठीक है, ये इस टॉपिक के ऊपर ऐसे लिखना होगा। तो ये आप डायग्राम में भी देख पा रहे हैं, ये है मिस्टर केसिंग और ये है हमारी एन फ्रैंक। The class roared. I had to laugh too, though I had nearly exhausted my ingenuity on the topic of chatterboxes. और ये जो टॉपिक था, ऐसे का टॉपिक क्वैक 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 सेड मिस्टर चैटरबॉक्स, ये टॉपिक सुनकर सारा क्लास जोर जोर से हंसना शुरू कर दिया। ठीक है, आई हैड टू लाफ टू, और मुझे भी हंसना पड़ा। दो आई हैड नियरली एग्जॉस्टेड माई इंजेन्यूटी ऑन द टॉपिक ऑफ चैटरबॉक्सेस, लेकिन मैंने अपना सारा इंजेन्यूटी का मतलब होता है ओरिजिनलिटी, जितना भी अब मेरे ओरिजिनल आइडियाज़ थे, खुद के जो आइडियाज़ थे इस टॉपिक के ऊपर, चैटरबॉक्स टॉपिक के ऊपर, वो मैंने सारा ख़त्म कर दिया था स्टार्टिंग के 2 ऐसे लिखने में। ठीक है, अब मेरे पास कोई ऐसा आइडिया नहीं बचा था जो मैं इस तीसरे ऐसे में लिखूंगी। इट वॉज टाइम टू कम अप विथ समथिंग एल्स। अब ये वक्त आ चुका था कि मैं कुछ और लिखूँ, समथिंग ओरिजिनल, कुछ और अच्छा लिखूँ। माई फ्रेंड सैन, उनकी एक दोस्त थी जिनका नाम था सैन, हुज गुड एट पोइट्री, जो पोइट्री में काफ़ी अच्छी थी, ऑफर टू हेल्प मी राइट द ऐसे फ्रॉम बिगिनिंग टू एंड इन वर्ड्स। उसने मुझे ऑफर किया कि वो मुझे हेल्प करेगी ऐसे लिखने में फ्रॉम बिगिनिंग टू एंड। ठीक है, स्टार्टिंग से लेकर एंड तक, वो भी कैसे, इन वर्ड्स, मतलब पोइट्री के स्टाइल में, पोएम के स्टाइल में वो उसे लिखने में हेल्प करेगी। एंड आई जम्प फॉर जॉय, और इतना सुनकर एन फ्रैंक जो थी वो खुशी के मारे उछल पड़ी। मिस्टर केसिंग वॉज ट्राइंग टू प्ले अ जोक ऑन मी विद दिस रेडिकुलस सब्जेक्ट, बट आई वुड मेक श्योर द जोक वॉज ऑन हिम। लेकिन एन फ्रैंक बोलती है कि मिस्टर केसिंग मेरा मजाक उड़ाना चाहते थे, ठीक है, इस रेडिकुलस सब्जेक्ट के साथ अनाप शनाप टॉपिक देकर, बट आई वुड मेक श्योर द जोक वॉज ऑन हिम, लेकिन मैं ये पक्का करूँगी कि ये मजाक अब इस बार उनका खुद का उड़े। ठीक है, आई फिनिश्ड माई पोएम एंड इट वॉज ब्यूटीफुल। मैंने अपना पोएम ख़त्म किया और वो काफ़ी शानदार पोएम था। इट वॉज अबाउट अ मदर डक एंड अ फादर स्वान विथ 3 बेबी डकलिंग्स हु वर बिटन टू डेथ बाय द फादर बिकॉज दे क्वैक टू मच। मैंने उस पोएम में लिखा था, एक मदर डक थी, एक फादर स्वैन थे और उनकी 3 बेबी डकलिंग्स थी। ठीक है, जो फादर स्वैन थे उन तीनों बेबी डकलिंग्स को मार जाते हैं। ठीक है, मार देते हैं। और क्यों मार देते हैं? क्योंकि बिकॉज दे क्वैक टू मच, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा बात करते थे, इसलिए उनके पिताजी उसको मार देते हैं। तो इस टॉपिक के ऊपर उसने पोएम लिखा। लकीली मिस्टर कीसिंग टू द जोक द राइट वे। लेकिन चलिए, अच्छा हुआ कि मिस्टर कीसिंग ने इस जोक को सही मायने में लिया। ठीक है, कुछ गलत ना सोचा। ही रेड द पोएम टू द क्लास। उन्होंने ये पूरा पोएम क्लास को पढ़ के सुनाया, उसे इतना पसंद आ गया। एडिंग हिज ओन कमेंट्स, और उसने अपना खुद का भी कमेंट डाला। एंड टू सेवरल अदर क्लासेस एज वेल, और बाकी दूसरे क्लासेस को भी उन्होंने ये पोएम पढ़ के सुनाया। उन्हें ये पोएम काफ़ी पसंद आ गया। सिंस देन आई हैव बीन अलाउड टू टॉक एंड हैवंट बीन असाइंड बाय एनी एक्स्ट्रा होमवर्क। और तब से मुझे बात करने का परमिशन मिल गया। ठीक है, मुझे बात करने दिया जाता था। एंड हैवंट बीन असाइंड एनी एक्स्ट्रा होमवर्क, और मुझे कोई एक्स्ट्रा होमवर्क नहीं दिया जाता था। ऑन द कॉन्ट्रेरी मिस्टर केसिंग्स ऑलवेज मेकिंग जोक्स दिस डेज। इसके विपरीत क्या हुआ, मिस्टर केसिंग में चेंजेस आया इनके बिहेवियर में। वो अब क्या करते थे कि क्लास में कई सारे जोक्स बोलते थे। ठीक है, तो ये चेंजेस आया मिस्टर केसिंग में। योर्स एन। ठीक है, तो यही है फिर ये स्टोरी। कैसा लगा आपको? कमेंट करके जरूर बताएं आपको ये स्टोरी कैसा लगा। उम्मीद करते हैं आपको बहुत चीज़ इसमें सीखने को मिला होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को जरूर एक लाइक कर दीजिए। ठीक है, लाइक करने से मुझे पता चलता है कि आपको वीडियो पसंद आ रहा है और आपको समझ में भी आ रहा है। और चैनल पर नहीं होता चैनल को सब्सक्राइब किया कीजिए। आप लोग वीडियो देख लेते हैं चैनल, लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं। सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने से फ़ायदा क्या होगा कि आने वाला वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिलेगा टाइमली। ठीक है, और बाकी पुराने वीडियोज़ भी आप देखिए, आपको जरूर पसंद आएगा। वहाँ से साइंस के वीडियोज़ भी है। ठीक है, और दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए वीडियो को। उनको बताइए कि चैनल पे ऐसे ऐसे पढ़ाई हो रहा है, अगर आपको पसंद आता है तो। ठीक है, तो चैनल ग्रो करने में भी हेल्प मिलेगा और आप लोगों को भी अच्छा लगेगा। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं बहुत जल्द अगले पार्ट के साथ। और कोई भी अगर डाउट रह गया हो तो बेझिझक कमेंट सेक्शन में पूछिए।
अगले क्लास में हम लोग कवर करेंगे पोएम को जिसका नाम है एमेंडा। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।